भारत का संविधान ये सिर्फ कानून की एक किताब नहीं है बल्कि एक वादा है। और आज हम उसी वादे के एक बहुत ही अहम हिस्से को समझने वाले हैं, अनुच्छेद 30। ये वो अनुच्छेद है जो हमारे देश की विविधता को, उसकी अलग अलग पहचानों को शिक्षा के जरिए जिंदा रखता है। तो चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। अच्छा, कानून की बारीकियों में जाने से पहले जरा एक बात सोचिए। भारत जैसा देश जहां इतनी सारी भाषाएं हैं, इतने धर्म हैं, अनगिनत संस्कृतियां हैं, तो फिर ये देश कैसे पक्का कर सकता है कि कोई भी समुदाय अपनी खास पहचान ना खो दे? ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी जिसका सामना हमारे संविधान बनाने वालों ने किया था। और इसी मुश्किल सवाल का एक बहुत ही सटीक जवाब मिलता है हमारे संविधान के अनुच्छेद 30 में। यही वो आर्टिकल है जो अल्पसंख्यकों को अपनी पहचान को सहेज कर रखने का एक ताकतवर जरिया देता है। और आज हम इसी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। तो आखिर ये अनुच्छेद 30 है क्या? इसका सार क्या है? अगर सीधे शब्दों में कहें तो ये अल्पसंख्यक समुदायों को ये मौलिक अधिकार देता है कि वो अपनी पसंद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यानी शिक्षण संस्थान खोल सकें और उन्हें चला सकें। ये सिर्फ एक कानूनी बात नहीं है, ये भारत की सांस्कृतिक विविधता को जिंदा रखने का एक वादा है। तो चलिए अब जरा इसके एक एक हिस्से को करीब से देखते हैं। शुरुआत करते हैं इसके खंड 1 यानी क्लॉज 1 से, जो इस पूरे अधिकार की नींव है। यह है अनुच्छेद 30(1) का टेक्स्ट। अब यहां पर कुछ शब्दों पर गौर करना बहुत जरूरी है। सभी अल्पसंख्यक, धर्म या भाषा, स्थापना और प्रशासन। असल में इस अधिकार की पूरी ताकत और इसका दायरा इन्हीं शब्दों में छिपा हुआ है। तो जब हम अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। हमारे संविधान ने इसे कहीं भी डिफाइन नहीं किया है। ये काम किया सुप्रीम कोर्ट ने। कोर्ट ने कहा कि अल्पसंख्यक का दर्जा राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि राज्य के स्तर पर तय होगा। मतलब एक समुदाय किसी एक राज्य में बहुसंख्यक हो सकता है, लेकिन किसी दूसरे राज्य में वही समुदाय अल्पसंख्यक माना जा सकता है। और प्रशासन के अधिकार का क्या? इसका मतलब है कि अल्पसंख्यक संस्थान अपने रोजमर्रा के काम, मैनेजमेंट, ये सब खुद देख सकते हैं। पर हाँ, ये अधिकार अनलिमिटेड नहीं है। राज्य ये पक्का करने के लिए नियम बना सकता है कि वहाँ शिक्षा का स्तर अच्छा बना रहे। तो एक तरफ है स्वायत्ता और दूसरी तरफ है क्वालिटी, और राज्य का काम है इन दोनों के बीच एक सही संतुलन बनाना। तो ठीक है, अधिकार तो दे दिया गया, लेकिन ये अधिकार सिर्फ कागज पर ना रह जाए, इसके लिए क्या व्यवस्था है? इसे बाहरी दखल से कैसे बचाया जाए? यहीं पर संविधान में दिए गए कुछ खास सेफगार्ड्स या कहिए सुरक्षा कवच सामने आते हैं। देखिए, कोई भी कानून पत्थर की लकीर नहीं होता। वो वक्त के साथ बदलता है, बेहतर होता है। अनुच्छेद 30 के साथ भी ऐसा ही हुआ। 1950 में जब ये बना तो इसमें 2 हिस्से थे, लेकिन 1978 में एक बहुत जरूरी बदलाव ने इसे और भी ज्यादा मजबूत बना दिया। तो ये 1978 का बदलाव आखिर था क्या? ये था अनुच्छेद 30(1) का जुड़ना। ये क्लॉज ये पक्का करता है कि अगर सरकार किसी अल्पसंख्यक संस्थान की संपत्ति, मतलब उसकी जमीन या बिल्डिंग लेती है, तो उसे इतना मुआवजा देना होगा कि उस समुदाय का अधिकार ही खत्म ना हो जाए। ये एक बहुत ही जरूरी सुरक्षा कवच है। अब आते हैं दूसरे सुरक्षा कवच पर, जो मिलता है अनुच्छेद 30(2) से। ये साफ साफ कहता है कि सरकार जब शिक्षण संस्थानों को आर्थिक मदद यानी फाइनेंशियल एड देगी, तो वो इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती कि कोई संस्थान किसी अल्पसंख्यक समुदाय का है। ये बराबरी के उसूल को पक्का करता है। लेकिन संविधान में लिखे शब्द तब तक अधूरे हैं जब तक अदालतें उन्हें असल जिंदगी के लिए परिभाषित न करें। तो अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, जिसने अपने कुछ ऐतिहासिक फैसलों से अनुच्छेद 30 को वो शक्ल दी है जिसे हम आज जानते हैं। चलिए 1974 में चलते हैं, सेंट जेवियर्स कॉलेज केस। यहां कोर्ट ने एक बहुत ही अहम संतुलन बनाया। उन्होंने कहा कि ठीक है, प्रशासन का अधिकार है, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है। अकादमिक उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए राज्य जरूरी नियम कानून बना सकता है, यानी स्वायत्तता भी रहे और क्वालिटी भी बनी रहे। इसी के बीच का एक नाजुक संतुलन। फिर साल 2002 में आया ऐतिहासिक TMA पाई फाउंडेशन केस। इस फैसले ने 2 चीजें बिल्कुल साफ कर दी। पहली, इसने फिर से इस बात पर मोहर लगा दी कि अल्पसंख्यक का दर्जा राज्य के स्तर पर ही तय होगा, और दूसरी, इसने और ज्यादा स्पष्ट किया कि राज्य कहां तक नियम बना सकता है, जिससे संस्थानों को काम करने में और क्लैरिटी मिली। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे फटाफट समेटते हैं और कुछ सबसे जरूरी बातों पर यानी की टेकअवेज पर फोकस करते हैं।
ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर कंफ्यूज करता है, खासकर एग्जाम्स में, कि अनुच्छेद 29 और 30 में फर्क क्या है। तो इसे ऐसे समझते हैं। अनुच्छेद 29 एक आम ढाल की तरह है जो नागरिकों के किसी भी समूह की भाषा, लिपि या संस्कृति की रक्षा करता है। वहीं अनुच्छेद 30 एक खास हथियार है जो सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं बनाने और चलाने के लिए दिया गया है। एक का दायरा बड़ा है, दूसरे का बहुत विशिष्ट। ये फर्क याद रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए एक फाइनल क्विक रिवीजन करते हैं। अनुच्छेद 30(1) देता है स्थापना और प्रशासन का अधिकार। 30(1)(a) संपत्ति की सुरक्षा करता है और 30(2) सरकारी मदद में बराबरी सुनिश्चित करता है। और हाँ, ये सब किसके लिए है? धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए। और अब आखिर में एक सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज के इस तेजी से बदलते हुए भारत में 70 साल से भी ज्यादा पुराना यह संवैधानिक वादा हमारे लिए क्या मायने रखता है? ये आने वाले वक्त में भारत की शिक्षा और विविधता के भविष्य को कैसे आकार देगा? इस पर विचार करना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है।